गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल लास्ट अपन ने पढ़ा था हेस का नियम, ठीक है। उसके आज हम पढ़ेंगे हेस नियम के अनुप्रयोग। हेस नियम के अनुप्रयोग। हेस नियम के अनुप्रयोग, यूजेस ऑफ हेस लॉ, ठीक है। तो क्या है इसका अनुप्रयोग? पहला इसका अनुप्रयोग है अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में। अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में। अभिक्रिया रिएक्शन एंथैल्पी, अभिक्रिया एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में, ठीक है। पहला इसका अनुप्रयोग क्या है? अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में। अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया ऊष्मा प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, उन्हें या उनके लिए हेस नियम द्वारा सैद्धांतिक रूप से इसका मान ज्ञात किया जाता है। क्या है? अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करने में हेस नियम का उपयोग कैसे किया जाता है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी ऊष्मा या जिनकी अभिक्रिया ऊष्मा जो है वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, उनके लिए सैद्धांतिक रूप से हेस नियम द्वारा इसका मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे एक मिनट, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया ऊष्मा, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया ऊष्मा प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, प्रायोगिक रूप से यानी कि प्रैक्टिकल रूप से ज्ञात, प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, उनके लिए सैद्धांतिक रूप से, थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक रूप से हेस नियम द्वारा, हेस नियम द्वारा, हेस नियम द्वारा इसका मान या अभिक्रिया ऊष्मा का मान ज्ञात किया जाता है। अभिक्रिया ऊष्मा का मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी अभिक्रिया ऊष्मा प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, उनके लिए सैद्धांतिक रूप से हेस नियम द्वारा अभिक्रिया ऊष्मा का मान ज्ञात किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए CO के निर्माण की अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करनी है अपन को। CO के निर्माण की अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करनी है। तो CO के निर्माण की अभिक्रिया एंथैल्पी, जैसे उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल CO के निर्माण की अभिक्रिया ऊष्मा ज्ञात करनी है। अभिक्रिया ऊष्मा का निर्धारण, ठीक है। तो CO के निर्माण की अभिक्रिया ऊष्मा का निर्धारण करना यानी कि अपन को इसके लिए डेल्टा H नोड अभिक्रिया निकालनी है। इसके लिए अपन को क्या निकालनी है? डेल्टा H नोड अभिक्रिया निकालनी है, अभिक्रिया ऊष्मा, अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी है अपन को। तो CO के निर्माण कैसे, क्या अभिक्रिया है CO के निर्माण की? C ग्रेफाइट, कोई भी कार्बन ले सकते हैं अपन, ठीक है, प्लस हाफ O2
मिलकर क्या बनाते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, इसके लिए इस अभिक्रिया के लिए अपन को निकालनी है डेल्टा H नोड अभिक्रिया। ठीक है, इस अभिक्रिया के लिए अपन को क्या निकालनी है, डेल्टा H नोड अभिक्रिया। ठीक है, अब कल हमने हेस के नियम के CO2 के निर्माण के लिए 3 अभिक्रियाएं पढ़ी थी। कल अपन ने हेस के नियम में CO2 के निर्माण के लिए, CO2 के निर्माण के लिए 3 रिएक्शंस पढ़ी थी। कौन कौन सी थी वो 3 रिएक्शंस, वापस से देखते हैं उनको एक बार। देखो, पहले सी ग्रेफाइट या कोई भी ठोस लिख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट में, प्लस O2 चेंज इनटू CO2। ये तो क्या है, डायरेक्ट चेंज हो रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके डायरेक्ट चेंज हो रहा है CO2 में। ठीक है, फिर दूसरा क्या तरीका है, दूसरा तरीका ये 2 स्टेप में CO2 बनाएगी, कार्बन जो है वो 2 स्टेप में CO2 बनाएगी। तो पहला स्टेप क्या है, ये क्या है, डेल्टा H। ठीक है, डेल्टा H नोड। ठीक है, अब दूसरे स्टेप में क्या करेगी, पहले ये तो पहले हाफ O2 लेगा। ठीक है, तब जाके क्या बनाएगा, इसके लिए डेल्टा H नोड 1। ठीक है, तब जाके क्या बनाएगा, CO बनाएगा। ठीक है, फिर ये हाफ O2 और लेगा, हाफ O2 CO जो है वो हाफ O2 और लेगा। ठीक है, इसके लिए डेल्टा H2 नोड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हाफ O2 और लेगा, फिर जाके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। एक तो ये डायरेक्ट प्रोसेस है, ठीक है, डायरेक्ट CO2 में चेंज होगी, और ये क्या कर रही है, पहले CO में चेंज होगी, फिर किस में चेंज होगी, CO2 में। पहले हाफ O2 लेगा, ठीक है, तब जाके क्या बनाएगा, पहले CO बनाएगा, फिर और हाफ O2 लेकर CO2 में चेंज होती है, CO। ठीक है, तो इसके लिए 3 अभिक्रियाएं थी। के लिए अपन ने 3 अभिक्रियाएं दी थी। एक तो डेल्टा H के लिए, ठीक है, एक तो डेल्टा H के लिए क्या अभिक्रिया थी कि कार्बन प्लस कार्बन, डेल्टा H के लिए क्या थी, कार्बन यानी कि सॉलिड ले लेते हैं यहाँ पे, प्लस O2, ये वाली डेल्टा H वाली इसको नोड नहीं लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, डेल्टा H इज इक्वल टू कार्बन प्लस O2 चेंज इनटू CO2। एक तो ये डायरेक्ट वाली, ठीक है, दूसरी डेल्टा H1, डेल्टा H1 ये वाली, ये क्या है, कार्बन प्लस क्या है, हाफ O2 है, हाफ O2। ठीक है, किसमें चेंज हो रही है, CO में, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैस है और ये भी गैस है। ठीक है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड बना रही है। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड डेल्टा H2, डेल्टा H2 किसके लिए है, कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ O2 लेकर क्या बना रहा है, CO2 बना रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ O2, ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक है, हाफ O2 लेकर क्या बना रहा है, CO2। ठीक है, ये 3 अभिक्रियाएं अपन ने कल हेस नियम में पढ़ी थी। अब अपन को निकालना क्या था, अपन को कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया एंथैल्पी का मान निकालना था, कार्बन मोनोऑक्साइड के। तो कैसे निकाली थी अभी अपन ने, सी ग्रेफाइट लिया था या कोई भी सॉलिड ले सकते, ठीक है, यहाँ पे सॉलिड प्लस हाफ O2 किया था अपन ने चेंज इनटू CO। ठीक है, इसके लिए अपन को अभिक्रिया निकालनी थी, डेल्टा H नोड अभिक्रिया निकालनी थी। ठीक है, ये इस अभिक्रिया के लिए अपन को क्या करना है, ये क्या है, CO के निर्माण की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे कौन सी है CO के निर्माण की, ये वाली है। ठीक है, कार्बन प्लस हाफ O2 चेंज इनटू CO, इसके निर्माण की अपन को अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में, ये जो डायरेक्ट वाली अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में से अपन इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको समीकरण 1 लगा लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 लगा लेते हैं। तो 1 में से क्या किया अपन ने, 3 को घटा देंगे, 1 में से 3 को घटाएंगे तो अपने पास ये अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक है, क्या किया अपन ने, 1 में से 3 को घटाया तो ये अभिक्रिया आ जाएगी। तो 1 में से 3 को घटाने पर अभिक्रिया 1, ये कौन सी अभिक्रिया 1 है, ये अभिक्रिया 2 है। तो अभिक्रिया 1 में से 3 को घटाने पर
ठीक है, तो 1 में से 3 को घटाएंगे तो अपने पास ये आ जाएगी। इसको अभी बीच में से हटा लेते हैं। ठीक है, अब ये तो अभिक्रिया एक थी, ये अभिक्रिया कौन सी थी? तीसरी थी। ठीक है, इसके लिए डेल्टा एच अपन ने मान लिया। इस अभिक्रिया के लिए अपन ने डेल्टा H1 मान लिया। डेल्टा H1 नोट बराबर कितना माना? x किलो जूल मान लिया। ठीक है, और इसके लिए इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H नोट तो कितना माना? y मान लिया। ठीक है, y किलो जूल। ठीक है, क्या है? इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H1 नोट x किलो जूल मान लिया और इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा H नोट 2 कितना मान लिया? y किलो जूल मान लिया। ठीक है, y किलो जूल मान लिया। ठीक है, अब क्या किया था अपन ने कि इस अभिक्रिया में से इस अभिक्रिया को घटाया था, अभिक्रिया 1 में से अभिक्रिया 3 को घटाया था, तो अपन क्या करेंगे? डेल्टा H1 माइनस क्या करेंगे? डेल्टा H नोट 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा अपने पास? डेल्टा H नोट अभिक्रिया आ जाएगी। क्या आएगा अपने पास? डेल्टा H नोट अभिक्रिया आ जाएगी। इस अभिक्रिया में से इस अभिक्रिया को घटाएंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो ये क्या है? डेल्टा H नोड अभिक्रिया है, तो डेल्टा H नोड अभिक्रिया इज इक्वल टू क्या करना है अपन को? एक में से 3 को घटाना है, तो डेल्टा H1 नोड माइनस डेल्टा H2 नोड, डेल्टा H1 नोड माइनस डेल्टा H2 नोड। ठीक है, इसका मान क्या है? x और इसका मान क्या है? y। तो क्या किया? x माइनस y किलो जूल आ गया। ठीक है, तो डेल्टा H नोड अभिक्रिया कितनी आई अपने पास? x माइनस y किलो जूल। ठीक है, तो x माइनस y किलो जूल आ गया। तो इस तरह से अपन ने CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड के निर्माण की अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात की। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप सबको? यहां तक आया आपको समझ में? अच्छा, क्या था? हेस के नियम के लिए 3 अभिक्रियाएं थी। पहले हेस का नियम एक बार से मैं वापस बोलूं। ठीक है, तो क्या था हेस का नियम कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद अगर निश्चित है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद अगर निश्चित है, तो अभिक्रिया को भले कितने ही पदों में संपन्न करा लिया जाए, अभिक्रिया एंथैल्पी का मान क्या रहता है? हमेशा स्थिर रहता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पाद क्या हो? निश्चित हो, तो अभिक्रिया को भले कितने ही पदों में संपन्न करा लिया जाए। क्या किया था? अभी अपन ने कार्बन से CO2 के निर्माण में एक तो डायरेक्ट CO2 बनाई थी। ठीक है, और एक 2 स्टेप में CO2 बनाई थी। ठीक है, तो दोनों ही क्या है? दोनों के लिए अभिक्रिया एंथैल्पी का मान क्या है? निश्चित है, यानी कि क्रियाकारक निश्चित है, अपन कार्बन था और ऑक्सीजन था, और यहाँ पे क्या था? CO2। उत्पाद क्या था? निश्चित था। तो क्रियाकारक और उत्पाद तो निश्चित है, तो भले ही अभिक्रिया को अपन डायरेक्ट करें या किसी 2 स्टेप में करें, तो अभिक्रिया एंथैल्पी का मान क्या रहेगा? हमेशा समान ही रहेगा। माना इसके लिए डेल्टा H है। ठीक है, इसके लिए अभिक्रिया अपन ने क्या? अभिक्रिया एंथैल्पी क्या है? डेल्टा H है, और इसके लिए क्या थी? डेल्टा H1, और इसके लिए थी डेल्टा H2। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट वाला डेल्टा H जो है वो क्या होगा? ये 2 स्टेप में संपन्न हो रही है, तो इन दोनों की क्या होगा? योग के बराबर ये अकेला होगा। इन दोनों के योग के बराबर क्या होगा? ये डेल्टा H होगा। ठीक है, ये तो था हेस का नियम। ठीक है, हेस का नियम था ये। और फिर इसमें क्या करना था? हेस नियम का अनुप्रयोग करना था, और इसमें क्या करना था? CO के निर्माण की अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी थी। CO के निर्माण की अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करनी थी, डेल्टा H नोट अभिक्रिया। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के लिए अपन ने 3 CO के निर्माण के लिए सबसे पहले CO2 के निर्माण के लिए अपन ने 3 अभिक्रिया लिखी थी। एक तो डायरेक्ट वाली, सॉलिड प्लस O2 चेंज इनटू CO2। ठीक है, CO2। फिर दूसरी क्या थी? ये डेल्टा H के लिए मान ले अपन ने। ठीक है, ये डेल्टा H के लिए। दूसरी थी डेल्टा H1 के लिए। पहले क्या करेगा? ये कार्बन हाफ O2 से क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड।
क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। फिर क्या करेगा, ये जो अभिक्रिया है वो 2 स्टेप में संपन्न हो गई, ये क्या है, एक स्टेप में ही संपन्न हो रही है, ठीक है, डायरेक्ट CO2 का निर्माण हो रहा है। ये अभिक्रिया पहले हाफ O2 को लेकर CO बनाएगा, फिर ये जो CO है यहाँ की डेल्टा H2, ये जो CO है वो वापस हाफ O2 लेकर क्या बनाएगी, CO2, ठीक है, CO2। अब अभिक्रिया एंथैल्पी अपन ने जो उदाहरण लिया था कि हेस नियम के अनुप्रयोग में अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात करने में जो अपन ने उदाहरण लिया था उसमें क्या था कि अपन को CO के निर्माण की अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी थी। किसकी, CO के निर्माण की अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी थी। CO के निर्माण की अपन को क्या करनी थी, अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी थी, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये जो अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में से अपन इस अभिक्रिया को घटाएंगे तो क्या आ जाएगी, अपने पास ये आ जाएगी। इस अभिक्रिया में से इस अभिक्रिया को घटाएंगे, ये तो उसके लिए थे, अभी इसको इनको हटा देते हैं, ठीक है। इनके लिए अलग अपन डेल्टा H और डेल्टा H1 और डेल्टा H2 मानेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी, ठीक है। ये हेस नियम के लिए थे, ये तो 3 मैंने लिखे थे वो हेस नियम के लिए थे, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, अपन को इसकी अभिक्रिया एंथैल्पी निकालनी है। इसकी क्या करनी है, डेल्टा H नोड अभिक्रिया निकालनी है इस अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इस अभिक्रिया में से इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, घटा देंगे। इस अभिक्रिया में से इस अभिक्रिया को घटाने पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इस अभिक्रिया में से इस अभिक्रिया को घटाने पर ये आ जाएगा। तो ये अभिक्रिया 1 2 और ये क्या 3 है, तो इसमें से इसको घटा लिया, इसमें से इसको घटा लिया, 1 में से 3 को घटा लिया, 1 - 3 अभिक्रिया 1 - 3, तो क्या आ जाएगा, अपने पास ये आ जाएगा प्लस हाफ O2 चेंज इनटू CO, ठीक है। इसके लिए तो क्या है, डेल्टा H नोड अभिक्रिया, डेल्टा H नोड अभिक्रिया है, इसको अपन को निकालना है। ये क्या है, इसके लिए डेल्टा H क्या है, डेल्टा H1 नोड, इसके लिए अपन ने क्या मान लिया, कोई दिया हुआ नहीं है, ऐसे मान लिया अपन ने कि x किलो जूल है, ठीक है। और इसके लिए अपन ने डेल्टा H2 नोड क्या मान लिया, y किलो जूल, ठीक है, मान लिया अपन ने। तो अब क्या करेंगे, इसमें से अपन इस अभिक्रिया को घटा रहे हैं, तो डेल्टा H1 नोड माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 नोड, है ना। तो डेल्टा H नोड अभिक्रिया क्या हो जाएगा, डेल्टा H नोड अभिक्रिया इज इक्वल टू डेल्टा H1 नोड माइनस डेल्टा H2 नोड, ठीक है। अब डेल्टा H1 नोड का मान क्या है, x किलो जूल है, डेल्टा H1 नोड का क्या मान है, x किलो जूल, तो यहाँ पे x लिख लिया, और H2 नोड का क्या मान है, y, तो y लिख लिया। तो ये क्या आया, डेल्टा H नोड अभिक्रिया क्या आई अपने पास, x - y किलो जूल। अगर यहाँ पे कोई मान होते तो वो माइनस करके अपने पास डेल्टा H नोड जो है वो अभिक्रिया आ जाती, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने हेस नियम के अनुप्रयोग द्वारा CO के निर्माण की अभिक्रिया एंथैल्पी ज्ञात की, ठीक है। अब इसका दूसरा अनुप्रयोग आता है, संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में। क्या, संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में। दूसरा अनुप्रयोग क्या है हेस नियम का, संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में। संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में, ठीक है, संभवन ऊष्मा ज्ञात करने में। तो ऐसे यौगिक जिनकी संभवन ऊष्मा प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, ऐसे यौगिक जिनकी संभवन ऊष्मा प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, उनके लिए वहां हेस नियम का उपयोग किया जाता है। क्या है, ऐसे यौगिक जिनकी संभवन ऊष्मा जो है वो प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, उनके लिए हेस नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे यौगिक
यौगिक जिनकी संभवन ऊष्मा प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, प्रायोगिक रूप से ज्ञात नहीं की जा सकती, वहां हेस नियम का उपयोग किया जाता है, वहां हेस नियम का उपयोग किया जाता, ठीक है, वहां हेस नियम का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि बेंजीन की संभवन ऊष्मा का निर्धारण, जैसे बेंजीन की संभवन ऊष्मा का उदाहरण, बेंजीन की संभवन ऊष्मा का निर्धारण। संभवन ऊष्मा क्या होती है? डेल्टा एच नोड एफ होती है ना। संभवन ऊष्मा क्या होती है? डेल्टा एच नोड एफ, डेल्टा एच नोड एफ होती है। तो बेंजीन की संभवन ऊष्मा का निर्धारण, ठीक है। तो बेंजीन के निर्माण की अभिक्रिया लिख लेते हैं, ठीक है। बेंजीन की संभवन ऊष्मा यानी कि बेंजीन के निर्माण की ऊष्मा ही निकालनी है अपन को। तो सबसे पहले क्या 6 कार्बन जो है वो 3 H2 के साथ मिलकर, 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर, ये 3 है, 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? C6H6 बेंजीन, ठीक है। इसके लिए अपन को क्या निकालनी है? डेल्टा एच नोड एफ, क्या निकालनी है? डेल्टा एच नोड एफ यानी कि संभवन एंथैल्पी निकालनी है। इसके लिए अपन को संभवन एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है। फिर क्या आता है? से 6 कार्बन और 3 H2 जो मिलकर क्या बनाते हैं? बेंजीन बनाते हैं, और उसके लिए अपन को संभवन एंथैल्पी निकालनी है, ठीक है। फिर अगर संभवन ऊष्मा अपन को ज्ञात करनी है, अगर संभवन ऊष्मा ज्ञात करनी है या संभवन ऊष्मा ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन और बेंजीन की दहन ऊष्माओं का उपयोग कर, दहन ऊष्माओं का उपयोग कर या दहन ऊष्माओं का पहले मान ज्ञात कर, प्रायोगिक रूप से मान ज्ञात कर, डेल्टा एच नोड एफ बेंजीन ज्ञात करते हैं। संभवन ऊष्मा ज्ञात करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और बेंजीन की दहन ऊष्माओं को प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर, दहन ऊष्माओं को प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर डेल्टा एच नोड एफ बेंजीन ज्ञात करते हैं, डेल्टा एच नोड एफ बेंजीन ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एच नोड एफ बेंजीन ज्ञात करते हैं। अब तो क्या करेंगे? सबसे पहले एक तो बेंजीन डायरेक्ट 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन मिलकर डायरेक्ट बेंजीन का निर्माण कर रहे हैं। 6 कार्बन, मैं ऊपर, ठीक है ना, ऊपर से स्टार्ट करती हूँ। एक तो डायरेक्ट बेंजीन का निर्माण कर रहे हैं 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन मिलकर, और छह कार्बन प्लस 3 हाइड्रोजन, ये है डेल्टा एच नोड एफ, ठीक है। क्या बना रहे हैं? C6H6 लिक्विड, C6H6 लिक्विड, ठीक है। C6H6 लिक्विड, और इसके लिए अपन को डेल्टा एच नोड एफ निकालना है, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन है वो 6 O2 यानी कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? 6O2 के साथ मिलकर क्या बनाएगा? 6CO2। क्या किया? इस 6 कार्बन है 6 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया? 6CO2, ठीक है। और ये हाइड्रोजन जो है वो 3/2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा? 3H2O,
ठीक है, 3H2O। और ये जो बेंजीन है, ये बेंजीन जो है वो 15/2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, ये 6CO2 प्लस 3H2O बनाएगा। ये जो बेंजीन है वो 15/2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाएगा, 6CO2 प्लस 3H2। क्या किया, एक तो ये डायरेक्ट C6H6 बेंजीन बना दिया अपन ने, 6 कार्बन और 3 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, बेंजीन बना रहे हैं। ठीक है, फिर इस 6 कार्बन ने क्या किया, 6 ऑक्सीजन के साथ मिलकर 6 CO2 बनाया। ठीक है, फिर 3 हाइड्रोजन ने 3/2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या किया, 3H2O बनाया। ठीक है, और 6 बेंजीन ने क्या किया, 15/2 ऑक्सीजन लेकर क्या बनाया, 6CO2 प्लस 3H2O बनाया। ठीक है, तो इसका ये तो क्या है, इसके लिए डेल्टा H नोट है, इसके लिए डेल्टा H नोट 1, ये हो जाएगी डेल्टा H नोट 2, और ये क्या हो जाएगी डेल्टा H नोट। ठीक है, अब क्या है, ये जो डेल्टा H नोड F है वो किसके बराबर होगा, डेल्टा H नोड F हेस नियम के अनुसार किसके बराबर होगा, डेल्टा H नोड F डेल्टा H1 नोड प्लस डेल्टा H2 नोड माइनस क्या होगा, ये डेल्टा H नोड 3, माइनस क्या होगा, डेल्टा H नोड 3। ठीक है, हेस नियम से डेल्टा H नोड F क्या किसके बराबर होगा, डेल्टा H1 नोड और डेल्टा H2 नोड, डेल्टा H1 नोड प्लस डेल्टा H2 नोड माइनस डेल्टा H नोड 3 के बराबर होगा। ठीक है, अतः हेस नियम से ठीक है, पहले तो इसको ऐसे लिखते हैं, डेल्टा H1 नोड प्लस डेल्टा H2 नोड इज इक्वल टू डेल्टा H नोड F प्लस डेल्टा H नोड 3। ठीक है, पहले तो इसको इस तरह से लिखते हैं, फिर क्या करेंगे, अपन को निकालना क्या है, डेल्टा H नोड F निकालनी है, बेंजीन की डेल्टा H नोड F निकालनी है। तो डेल्टा H नोड F इज इक्वल टू डेल्टा H1 नोड प्लस ये क्या हो जाएगा, इस साइड आके माइनस में चेंज हो जाएगा, तो डेल्टा H1 नोड प्लस डेल्टा H2 नोड माइनस क्या हो जाएगा, डेल्टा H3 नोड। ठीक है, डेल्टा H नोड F जो है वो डेल्टा H1 नोड प्लस डेल्टा H2 नोड माइनस डेल्टा H3 नोड के बराबर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, अपन को संपन्न ऊष्मा निकालनी है, संपन्न एंथैल्पी निकालनी है। तो अपन क्या करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन और बेंजीन की क्या करेंगे, दहन ऊष्माओं का उपयोग करते हैं, दहन ऊष्माओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इन सबकी दहन ऊष्माओं का मान दिया हुआ है अपन को। ठीक है, तो डेल्टा H नोड C कार्बन की कितनी है, डेल्टा H नोड C कार्बन की, H नोड C कार्बन की इज इक्वल टू माइनस 393.5 माइनस 393.5 किलो जूल। ठीक है, फिर डेल्टा H नोड C हाइड्रोजन की कितनी है, हाइड्रोजन की है 286 माइनस 286.2 किलो जूल। ठीक है, ये है डेल्टा, ये क्या है, डेल्टा H नोड C दहन ऊष्मा है। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और बेंजीन की दहन ऊष्माओं का मान ज्ञात कर या प्रायोगिक रूप से ज्ञात कर फिर संपन्न एंथैल्पी निकालते हैं बेंजीन की। ठीक है, अब डेल्टा H नोड C बेंजीन की कितनी है, डेल्टा H नोड C बेंजीन की कितनी है, 6H6 कितनी दी हुई है, माइनस 3267 किलो जूल। ठीक है, तो ये इन सभी की क्या आ गई, दहन ऊष्माएं आ गई। अब क्या करेंगे अपन, इसमें मान रख देंगे, इस सूत्र में क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो मान रख दिया अपन ने, डेल्टा H1 नोड, डेल्टा H1
नोड कार्बन की सबसे पहले तो, ठीक है, कितनी है 393.5 है, ठीक है, उसको किससे गुणा करेंगे 6 से, क्योंकि कितने थे 6 कार्बन थे, 6 कार्बन पार्ट ले रहे हैं, तो डेल्टा H नोड F, ये अभिक्रिया है अपने पास 6 कार्बन प्लस 3H2 चेंज इनटू C6H6, ठीक है, तो कितने कार्बन है 6 कार्बन है, तो 6 इंटू माइनस 393.5, ठीक है, प्लस डेल्टा H2 नोड, इसका मान कितना है माइनस 286.2 है, और कितने हैं हाइड्रोजन 3 है, तो प्लस 3 इंटू माइनस 286.2, ठीक है, फिर क्या है माइनस डेल्टा H3 है, उसका मान क्या है, उसका मान ये है, तो माइनस 3267.7, ठीक है, इसका एक ही है, तो सीधा डायरेक्ट आ जाएगा माइनस 3267.7, माइनस 3267.7। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, जब इसको सॉल्व करते हैं अपन तो क्या आता है अपने पास, वैल्यू क्या आती है, प्लस का 48.1 किलो जूल, प्लस का 48.1 किलो जूल, किलो जूल, ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आती है इसकी। तो इस तरह से अपन ने बेंजीन की सम1 एंथैल्पी का मान याद किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट अपने टॉपिक है जल योजन एंथैल्पी की गणना, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है, जल योजन एंथैल्पी गणना नेक्स्ट क्लास